नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैलरीड एम्प्लॉई यानी सैलरीड पर्सन से रिलेटेड है कि क्या ये हमारे साथ ही ऐसा होता है कि हमारी सैलरी 1 तारीख को हमारे बैंक में क्रेडिट होती है और 1 सप्ताह हम बहुत ही खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही 1 वीक क्रॉस होता है फिर हमारी सैलरी में अचानक ड्रास्टिक गिरावट देखने को मिलती है और हर बार आपका नोटिफिकेशन आता है कि योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड रुपीज़ जितना, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड रुपीज़ जितना, और सारा ईएमआई जितने भी आपके लोन्स होते हैं, जितने ईएमआई पे आपने फ़ोन लिया है, बाइक लिया है, घर लिया है, गाड़ी लिया है, ये सब करते 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 और आपका 1 सप्ताह के अंदर ही लगभग आपका 80 to 90% जो धनराशि है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलती है और आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिक्स्ड सैलरीड वाले एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो पीएसयू में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, ठीक है, इन सभी के साथ ऐसा होता है। रीज़न इज़ हम इतने खर्चे अपने ऊपर बर्डन ले लेते हैं कि ये हमारी सैलरी इन हैंड में, कहने को तो होती है कि इन हैंड हमारी सैलरी इतनी है, लेकिन लास्ट में हमारे हैंड में कुछ बचता नहीं है और मंथ के एंड तक आते आते हालत ऐसी ख़राब हो जाती है कि या तो हमें किसी और से उधार लेना पड़ता है, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती। तो ये सब चीज़ें, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है और क्या इससे हम उभर सकते हैं, ठीक है। और अगर यही हाल चलता रहा तो अगले 10 साल 20 साल हमारी ज़िंदगी कट जाएंगी, लेकिन हमारे हाथ में कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे हम रीज़न को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जितने भी फिक्स्ड सैलरी वाले एम्प्लॉई हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में, कहीं भी हो, उन सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। और क्यों होता है इसके पीछे भी रीज़न मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ, मैं कुछ भी आपको शेयर कर रहा हूँ, कुछ भी बता रहा हूँ, तो ये सिर्फ मेरा सजेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंग, अपने तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपने तरीके से आप इसको डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अलग होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ अलग होता है, ठीक है। कोई फैमिली ऐसी होती है जो पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट है, कोई ऐसी होती है जिसमें कि आपके घर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे जो जॉब करते होंगे, तो आप पर उतना बर्डन नहीं आता। तो सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझें और आगे का डिसीजन लें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट में कैसे काम करता है चीज़ें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप घुसते हैं, चाहे वो उसमें लेवल बना होता है, लेवल 1, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और ये पोस्ट वाइज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जैसे लेवल 1 में सबसे नीचे पोस्ट लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2 होता है, फिर लेवल 3। लेवल 2 में आपका आ गया जितने भी आप कह सकते हैं एलडीसी होते हैं, ठीक है, एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क जो होते हैं वो लेवल 2 में आते हैं। उसके बाद अपर डिवीज़न क्लर्क होते हैं, ये लेवल 4 में आते हैं। जितने भी कांस्टेबल, सीआरपीएफ वाले कांस्टेबल होते हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं, लेवल 3 में आते हैं। तो ये एक लेवल बना हुआ है। तो लेवल 1 जो होता है वो सबसे लोअर होता है और उसे हम क्या कहते हैं, एमटीएस, ठीक है, मल्टी टास्क स्टाफिंग जो होते हैं। तो उनको मैंने कंसीडर किया है और उन्हीं के बेसिस पे हमने यहाँ पे किया है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर होते हैं, वो लेवल 7 में पहुँच जाते हैं। फिर हमारा ऑडिटर वगैरह होते हैं, ठीक है, ये हमारे लेवल 5 में आते हैं। तो इस तरह का बना हुआ है, आपका हायरार्की बना हुआ है। तो हमने सबसे मिनिमम को पकड़ा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और हो सकता है इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन लें। तो एक्चुअल में होता क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो बेसिक हमारा जो होता है वो 18,000 होता है, यानी इसकी सैलरी कितनी होती है, 18,000 होती है। लेकिन इन हैंड आप देखोगे
इन हैंड मतलब उनके हाथ में जो आता है सैलरी, यानी उसके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट होता है वो 30,000 होता है। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर भी हमने 18 लिया, यहाँ पर भी 18 लिया, यहाँ पर भी 18 लिया। तो ये मैंने 3 सैलरी बनाई हैं सिर्फ लेवल 1 यानी MTS की, और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। जैसे सिंपल भाषा में आपको बता दूं, ये आपका बेसिक है, ये होता है हमारा DA यानी महंगाई भत्ता इसको बोलते हैं। ठीक है, सरकार हर साल या हर 6 महीने में क्या होता है, महंगाई जितनी बढ़ती है उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो बढ़ती है, तो उसे नाम दिया गया है DA। ठीक है, ये TA क्या होता है, ट्रैवल अलाउंस होता है, और DA ऑन TA यानी ट्रैवल अलाउंस पर भी जो महंगाई बढ़ता है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है उसको DA में लगाया जाता है। HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपको रहने के लिए घर का किराया दिया जाता है ये। ठीक है, तो ये सब मिला के आपका होता है कितना, 33,480। उसमें कुछ डिडक्शन होते हैं, कुछ NPS में कटते हैं, पेंशन स्कीम होते हैं, या फिर कुछ अदर होते हैं, पहले PPF वगैरह करता था तो, या फिर UPS भी आया है, तो कहीं पे OPS भी है, तो ये अपना डिडक्शन करते हैं, और कुछ प्रोफेशनल टैक्स वगैरह लेते हैं, वो हमारा करता है। यानी टोटल कट पिट के डिडक्शन आपका 3,000 समथिंग, और इन हैंड आपको 33 से 3 गया तो आपको 30,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर इन हैंड हमारा 36 हो गया, यहाँ 30 है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा जो सैलरी है, ठीक है, MTS की, ये सिर्फ उन शहरों में है जहाँ पे मतलब शहरों को क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया, जो बिग सिटीज़ होते हैं। जैसे हम बड़े शहर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या होता है, इनकी सैलरी बढ़ जाती है। ट्रैवल अलाउंस यानी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो ये सब भत्ते जो होते हैं ना, इनकी वजह से इनकी सैलरी ज़्यादा यहाँ पे मिलती है, लगभग 40,000 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और डिडक्शन होने के बाद आपको 36,800 यानी लगभग 37,000 रुपये आपको ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट होंगे। पोस्ट सेम है, लेकिन शहर वाइज जैसे ये सैलरी कहाँ पे मिलेंगी, तो आप बोलोगे सर दिल्ली में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, या फिर कोलकाता में, ठीक है, जो इतने बड़े बड़े शहर में, अहमदाबाद में, ये सब हमारे क्या हैं, बड़े बड़े शहर हैं, तो यहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ा ज़्यादा बनती है क्योंकि यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं। ये जो अलाउंसेस हमने लिए हैं, TA, DA, HRA, ये और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक शॉर्टकट मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इतने अलाउंस कम से कम आपको मिलते हैं कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल अलाउंस भी होते हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्म अलाउंस भी होते हैं, तो बहुत सारे अलाउंस मिलके बढ़ जाते हैं। लेकिन हम एक एग्जांपल लिए हैं, सबसे कम सैलरी में अगर आप मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपकी सैलरी जब इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिक आप मैनेजमेंट सही कर लेंगे। ये जो बीच वाला सैलरी स्ट्रक्चर है ये छोटे शहरों के लिए है, यानी मीडियम रेंज के। जैसे अगर आप बात करें उड़ीसा में तो ये भुवनेश्वर आपका आ गया, ठीक है, आपका रांची आ गया, झारखंड का रांची हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है, भोपाल हो गया, मध्य प्रदेश का भोपाल, इसके बाद यूपी में आपका इलाहाबाद हो गया यानी प्रयागराज, ठीक है। तो ये सब जो बड़े बड़े शहर हैं यानी मीडियम रेंज के, वहाँ पे सैलरी कुछ इस तरीके मिलती है, और इन हैंड आपको 35, यानी इन दोनों से बीच में आपको ये सैलरी मिलती है, क्योंकि ये शहर भी मीडियम रेंज का होता है। बाकी जितने भी शहर छोटे छोटे शहर मिलते हैं वो यहाँ पे आपको लाई करते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ गया सैलरी किस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं कि हम अपना सैलरी को सेव कैसे करें, यानी हम उसको ऐसा क्या इन्वेस्ट करें या ऐसा किस तरीके से हम उसको मैनेज करें कि हमारी सैलरी जो है वो सेव हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक छोटा सा शीट लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप दिमाग में ये चीज़ डाल दीजिए कि अगर आपकी सैलरी 30,000 है और आप चाहते हो कि हम इसमें से बचा के हम 1 करोड़ कर लें, तो क्या ये पॉसिबल है? आप बोलोगे सर 30,000 से 1 करोड़ ये कैसे पॉसिबल है? पर मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल है। पॉसिबल है बशर्ते आपको यहाँ पे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए, और प्लस इन्वेस्टमेंट के अलावा थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस का मतलब यहाँ पे हो गया, पेशेंस का मतलब हो गया कि यहाँ पे आपको कुछ समय देना पड़ेगा। बिना टाइम के पैसे नहीं बनते भाई,
हर चीज़ में, चाहे आप दुकान खोलो, चाहे ये बिज़नेस करो, नौकरी करो, टाइम तो लेगा भाई, ठीक है। इस पैसे को बढ़ने में समय लगेगा। अब इसको हम कैसे बढ़ाएंगे और कितना बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो नीड्स है जो फुलफ़िल हो जाए, इसके साथ साथ हमारे पास एक कॉर्पस भी बन जाए, ताकि रिटायरमेंट के टाइम हमें कोई भी किसी से हाथ ना फैलाना पड़े और हम एक अच्छे खासे पोजीशन पे पहुंच जाएं। तो सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे आपके पास सैलरी है 30,000, ठीक है, और किन्हीं के पास सैलरी है 45,000, किन्हीं के पास सैलरी है 80,000। सबका सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको खर्चे करने होंगे, ठीक है। हर किसी का अपना खर्चा है, ठीक है। घर का खर्चा है, फूड का खर्चा है, रेंट है, ठीक है, और बहुत सारे खर्चे हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल रिचार्ज है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। खाना मिले या ना मिले, पर मोबाइल रिचार्ज होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपका व्हीकल्स है, यानी बाइक या कार अगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके मिसलेनियस है, यानी मेडिकल खर्चे भी हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप अगर देखोगे तो आपका सैलरी जो है वो बहुत ही कम बचता है। तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे वो समझते हैं। देखिए, अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं और खर्चे आप 80,000 रुपये वालों के तरीके से करेंगे, तो फिर आपका सेविंग तो नहीं रहेगा भाई। सेविंग आपका तभी होगा जब आप अपने खर्चे पर कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे अगर मुझे 30,000 रुपये मिलता तो मैं क्या करता वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे फूड पे सपोज़ कीजिए, फूडिंग या फिर आपका जो महीने का खर्च है वो आप मान लेते हैं 4,000 से ज़्यादा आप खर्च नहीं करते होंगे खाने में। रेंट अगर छोटे शहर में रहते हैं तो 5,000 रुपये, ठीक है। मीडियम शहर में भी रहते होंगे 5,000 रुपये या 5.5 6, ठीक है। जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं उस तरीके से, हालांकि आजकल रेंट बढ़ गया है, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज की बात करते हैं तो मोबाइल रिचार्ज आज के टाइम में आप एक मोबाइल रिचार्ज तो आपका कंफर्म है कि आप रखोगे तो यूज़ करोगे ही। घर वालों का भी किसी न किन्हीं का होता है, तो हम एक मान लेते हैं कि 1,000 रुपये आपका मोबाइल रिचार्ज, ठीक है। बाइक का खर्च कम से कम आपको 2,000 रुपये आपको हर महीने लगेंगे, ठीक है। मेडिकल खर्च हम मान सकते हैं 1,000 रुपये, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन मैं इतना एक मोटा मोटी तौर तरीके से ले सकता हूँ, यानी 4,000 5,000 और ये 5 10 10 2 12 13,000 रुपये आपके खर्चे हो गए, ठीक है। ये आपके मोटा मोटी नॉर्मल खर्चे हैं, ठीक है। इनके अलावा बहुत सारे खर्चे भी होते होंगे किन्हीं किन्हीं के, जिनका अगर सपोज़ कीजिए बाइक है तो कार है तो वो तो खर्च करेंगे। मोबाइल में अगर आप रिचार्ज करते हैं 1,000 का, तो कोई किन्हीं का ज़्यादा बर्डन फैमिली बड़ा होगा तो ज़्यादा रिचार्ज करते होंगे, लेकिन हम एक इतना एस्टिमेट लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से भी कम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। खाने पीने में कंजूसी नहीं करिएगा, खाना हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ पे ध्यान जरूर देना है। तो फूडिंग पे आपको खर्च अच्छे से करना है। रेंट थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी सैलरी 30,000 है तो आप थोड़ा कम में भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपकी सैलरी ज़्यादा होगी तो आप अच्छे रूम ले सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपका एक्सपेंस टोटल कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 13,000, मोटा मोटी हम एक लेके चलते हैं 13,000 और 2,000 हमें मिसलेनियस मान के चलते हैं, तो 15,000 आपका लगभग आपका खर्च होता है। और आपका सेविंग कितना हो जाएगा, तो सेविंग भी आपका 15,000 ही होगा, क्योंकि 30,000 है तो 15,000 आपका टोटल एक्सपेंस मानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंस होंगे जो कि मैंने अभी ध्यान में नहीं आया, तो हो सकता है उसको हम जोड़ के हमने 15 कर दिया, तो 15 अगर चला गया तो हमारे पास बचा कितना 15। उसी तरह अगर हम यहाँ पे खर्च देखें तो यहाँ पर भी हम 50% हम ले सकते हैं, तो लगभग हमारा 23,000 हम ले लेते हैं, और यहाँ पे हमारा 40,000, ठीक है। ये क्या है, मंथली आपका क्या है, सेविंग ये है मंथली सेविंग, ठीक है, मंथली। तो मंथली सेविंग आपका 15,000 है और 23,000 है, 40,000, ठीक है। अब इसको हम कैसे इन्वेस्ट करें या कहाँ इन्वेस्ट करें कि हमारा एक बहुत अच्छा कॉर्पस बन जाए और देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाएं, आपके पास घर हो, गाड़ी हो और अच्छा खासा फाइनेंशियल पोजीशन हो, ताकि आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए,
पहला चीज़ मैं ये कहूँगा कि एक तो अपने पास एक ऐसा फंड रखिए जो कि इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी का मतलब हो गया कि कभी भी आपके घर में कुछ भी इंसिडेंट होता है, उस समय आपके पास एक थोड़ा फंड होना चाहिए, ताकि आप किसी के सामने अर्जेंटली किसी से सामने मांगें तो वो अच्छी, ठीक है, कोई अगर दे देता है ठीक है, और नहीं देता है तो आपके पास फंड होना चाहिए ताकि आप उस समय मैनेज कर पाएँ, उस चीज़ को हैंडल कर पाएँ। सपोज़ कीजिए अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है और उससे थोड़ा ज़्यादा लग गया खर्चा, तो आप किसी से अगर हेल्प मांगेंगे तो वो मदद कर देगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपके इमरजेंसी फ़ंड मान लीजिए 50,000 है और आपको लग गया 1,00,000 रुपये, तो 1,00,000 रुपये में 50,000 तो आप इससे मैनेज कर लेंगे, 50,000 आप कहीं और से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रखेंगे ही नहीं तो 1,00,000 आपको कोई इंस्टेंटली देगा नहीं, ठीक है, आगे पीछे करके इधर उधर करके मैनेज करके देगा। तो इसके लिए इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं। और इमरजेंसी फ़ंड के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एक आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट आप हमेशा रखें। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, महीने महीने आप उसमें एक पैसा जमा करें, उसके साथ उसमें कुछ इंटरेस्ट होता है 6% या 6.5%, तो वो आप ज़रूर रखें। तो हम सिर्फ ये पोर्शन को लेते हैं 30,000 वाले को, तो आप अगर इसमें 2,000 रुपये हर महीने रखते हैं, ठीक है, 2,000 रुपये अगर आप हर महीने रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही आपको मदद करेंगी इमरजेंसी के टाइम। तो अगर आप 2,000 रुपये हर महीने रखते हैं तो साल में आपके पास 24,000 रुपये ऑटोमेटिक जमा होंगे, जो कि 24,000 जमा होंगे, इसके साथ कुछ इंटरेस्ट मिलके लगभग 25,000 रुपये आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही मददगार होगा। अगर कोई इंसिडेंट होता है ठीक है, नहीं तो 25,000 आपका इमरजेंसी फ़ंड में हमेशा जमा रहे। तो ये आप ज़रूर करें। इसके साथ मैं कहूँगा कि आपके पास है 15,000, यहाँ पे आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में कुछ कॉर्पस बनाना चाहते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर आप कुछ घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, हमेशा तो आपकी इसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, कभी ना कभी आप अपना घर बनाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एसआईपी करना है। कैसे एसआईपी करना है, 3 एसआईपी करना है, ठीक है। कौन से 3 एसआईपी होंगे? पहला कि आप ऐसा एसआईपी करें। अब देखिए एसआईपी का मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट में कन्वर्ट करना है। आप अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट का अगर नॉलेज नहीं है, तो आप एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको रिटर्न, ठीक है, रिटर्न जो होता है वो एक अच्छा खासा रिटर्न होता है। थोड़ा मार्केट अप डाउन होता है, अभी के टाइम में अगर आप देखें तो मार्केट में बहुत भूचाल आया है, बहुत ही गिरावट आई है, लेकिन अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। रीज़न इज़ एसआईपी करोड़ों लोग करते हैं और उसमें बहुत अरबों पैसे होते हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पे गिरावट आती है तो बहुत लोगों का नुकसान होता है, और बहुत लोगों का नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर इंडिविजुअल का होगा तो ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत लोगों का होता है तो बहुत थोड़ा थोड़ा असर पड़ता है उससे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप और फ्लैक्सी कैप, ये तीनों में थोड़े थोड़े पैसे ज़रूर लगाएं, ठीक है। फ्लैक्सी कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लार्ज कैप में 1,000 रुपये डाल सकते हैं, 2,000 इसमें डाल सकते हैं और 2,000 इसमें, यानी लगभग आप 5,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कहाँ पे? एसआईपी में। ये कर सकते हैं आप, इसमें आपका कभी भी लॉस नहीं जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में, आपको बताऊंगा मैं लॉन्ग टर्म में ये कितना आपको आउटपुट देगा। 2,000 यहाँ, 5,000 एसआईपी यहाँ। इसके साथ एक आप हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस लेने से क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपने मेडिकल का 100 रुपये खर्चा, 1,000 रुपये लिया, ये 1,000 रुपये अगर आप यहाँ पे 600 से 700 भी अगर आप महीने का देते हैं ना, तो 7,000 8,000 में आपको लगभग 5 लाख का कवरेज आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लें, और इसमें हम मान के चलते हैं 800 रुपये आपको, या 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये लेके चलते हैं कि 1,000 रुपये आपको यहाँ पे देते हैं। 1,000 रुपये लगेगा नहीं, लेकिन 800 रुपये आप मान के चलिए, तो आपके हो गए 2, 5, 7 और 1 8, 8,000 रुपये आपके क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट
आपका तरीका क्या है, नेक्स्ट तरीका ये है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, आरडी हो गया, ये हो गया। आपके पास बचे कितने, 8,000 में से बचे 7,000। अब ये 7,000 आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये 7,000 आप अपने पास रखें, उसके बाद यहाँ से, यहाँ पे बहुत सारे खर्चे हैं, इसके अलावा आपको इसमें से 2,000 रुपये आप एक्स्ट्रा साइड रखें, ठीक है। और 5,000 रुपये आप हर महीने इन्वेस्ट करते जाएं किसी फिक्स्ड चीज़ें में, जिसमें आपका रिस्क नहीं। यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क है तो रिटर्न है भाई, ठीक है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट करना है, ये इन्वेस्टमेंट करना है, इसको सेफ़ इन्वेस्टमेंट करना है। सेफ़ का मतलब हो गया, सेफ़ का मतलब हो गया कि इसमें आपको कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। यानी या तो आप इसको टीडी कर दें, टर्म डिपॉजिट कर दें, या इसको एफडी कर दें। और ये एफडी एक बार में नहीं करना है, आप इसको महीने महीने जमा करके एक बार भी कर सकते हैं। जैसे आप 5,000 रुपये हर महीने जमा किए तो 12 × 5 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 60,000, तो 60,000 आप इसका एफडी कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि 5,000 आप अगर हर महीने करते हैं तो आपके पास 60,000 रुपये हो गए। 60,000 रुपये का, ठीक है, 60,000 रुपये का कोई ऐसा चीज़ खरीद सकते हैं जो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 60,000 में कौन सा लैंड मिलता है, तो भाई 60,000 में नहीं मिलता है, लेकिन ये 60,000 अगर आप 10 साल जमा करोगे तो आपके पास 6 लाख रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 6 लाख रुपये में एक प्रॉपर्टी, छोटा सा ही मिलेगा लेकिन प्रॉपर्टी मिल जाएगा, क्लियर है। और इसके साथ रिटर्न भी आपका आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ रिटर्न नहीं आएगा। तो ये बन के लगभग 7 लाख 8 लाख हो जाएगा, और कुछ इधर उधर से करके आप प्रॉपर्टी कह सकते हैं, यानी एक फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सैलरी मैनेज करते हैं तो आपका डे टू डे खर्चा भी हो जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी चलता हुआ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखिए फ़ायदा क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे 6 लाख हुआ, 6 लाख रुपए अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं, 6 लाख रुपए का आप लोन लो, आप देखोगे अगर आप 10 साल के लिए लोन ले रहे हो ना, तो 6 लाख रुपए के लिए आपको लोन कितना पड़ेगा पता है, हाँ 10 से 12 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये तरीका आप शुरू से ही चल रहे हैं तो आपको कोई भी लोन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी भी नहीं बनेगी, और आपके पास फंड का फंड भी बन जाएगा, क्लियर है। ये घर भी बना सकते हो उससे आप, ठीक है। लैंड अगर सस्ती मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप अपने पास रखो इतना फिक्स। गाड़ी ले लो, अगर आपका शौक़ है, गाड़ी में कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन अगर कोई शौक़ के लिए अगर चाहिए तो आपके पास एक अच्छा खासा, अब आप, मैंने सिर्फ कहा एक 30,000 रुपये में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट अगर आपका बन रहा है तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। अगर आपकी सैलरी 45,000 है तो यही 6 लाख आपका 10 लाख बन जाएगा, यही 80,000 है तो ये लगभग डबल हो जाएगा, आपका 12 लाख 15 लाख हो जाएगा। इसके अलावा ये तो आपका फिक्स्ड है, और यहाँ पे जो आप SIP कर रहे हो ना, ये रिटर्न आपको मेरे ख्याल से 50 से 60 लाख रुपए आपको 10 या 20 साल में रिटर्न देगा, ठीक है। इसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तरीका आप अपना सकते हो आप अपने सैलरी को मैनेज करने के लिए, क्लियर है। ठीक है, नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।